बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप्स आप लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो होप्स आप लोगों की ईद अच्छी गुजर गई। तो बेटे, अब हम अपना लेक्चर जहाँ से छोड़ा था सर्वे ऑफ एम्फीबियंस के अंदर से पहला ग्रुप यानी कि कॉर्डेटा, उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो अल्लाह का नाम लेके इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो एम्फीबियंस का फ़र्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन। तो एम्फीबियंस सारी दुनिया में पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट्स के ऊपर सवाए अंटार्कटिका के। वहाँ पे एम्फीबियंस इसलिए नहीं होते क्योंकि वो सारे का सारा एरिया फ्रोज़न है और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो माइनस से बहुत नीचे रहता है। दैट्स वाई एम्फीबियंस वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े ओशंस के अंदर और सीज़ के अंदर जो छोटे छोटे आइलैंड्स पाए जाते हैं जो मेनलैंड से बहुत दूर हैं, वहाँ पे एम्फीबियंस नहीं पाए जाते हैं। तो इसका रीज़न आपने ज़ूलॉजी पेपर ए के अंदर पहले ही पढ़ लिया होगा, जिसमें लैंड ब्रिजेस वगैरह का कंसेप्ट है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है और एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। वो एक अलग टॉपिक है, इसलिए हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो मॉडर्न एम्फीबियंस की जो 3000 स्पीशीज़ हैं, ये उस ग्रुप में से बाकी बची हैं जो पुराने ज़माने के अंदर यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो बहुत बड़ा ग्रुप होता था और उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। लेकिन टाइम के साथ इसमें से मेजॉरिटी एक्सटिंक्ट हो गई और उसकी बिल्कुल थोड़ी सी स्पीशीज़ बची, जिनको मॉडर्न एम्फीबियंस कहा जाता है, यानी कि वो वाले एम्फीबियंस जो आजकल पाए जाते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। तो मॉडर्न एम्फीबियंस को 3 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑर्डर इज़ ऑर्डर कॉर्डेटा। तो ऑर्डर कॉर्डेटा के मेंबर्स के अंदर सैलमेंडर्स आते हैं, जो कि लिजर्ड लाइक एम्फीबियंस होते हैं। सेकेंड ऑर्डर इज़ ऑर्डर एन्यूरा। विदाउट टेल एम्फीबियंस होते हैं, यानी कि इनमें एडल्ट्स में टेल नहीं होती। तो इसकी एग्जांपल्स के अंदर फ्रॉग्स एंड टॉड्स आते हैं, जिनको उर्दू में कॉमनली दोनों को मेंढकी कहा जाता है। एंड द थर्ड वन इज़ ऑर्डर जिम्नोफियोना। तो इनको सिसिलियंस कहा जाता है और ये लिम्बलेस होते हैं, मतलब इनकी टांगें वगैरह नहीं होती, वर्म लाइक बॉडी होती है, जिसके ऊपर फाइलम एनिलिडा के मेंबर्स की तरह से एन्यूलाई यानी कि रिंग्स वगैरह बने हुए भी नज़र आते हैं। तो बेटा, आज हम इसमें से जो हमारा पहला ऑर्डर है यानी कि ऑर्डर कॉर्डेटा, जिसमें सैलमेंडर्स आते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ऑर्डर कॉर्डेटा, लैटिन वर्ड कॉर्डा का मतलब टेल है, एटा का मतलब बियर, मतलब इसका टू बियर अ टेल, यानी कि वो वाले एम्फीबियंस जिनकी बॉडी के ऊपर एक टेल भी प्रेजेंट होती है। तो ये वही कॉर्डेट्स वाला करेक्टर है, यानी कि पोस्ट एनल टेल, जो कि इनके लाइफ साइकिल में कभी ना कभी ज़रूर आती है। तो कॉर्डेटा यानी कि सैलमेंडर्स के अंदर ये एज एन एडल्ट भी प्रेजेंट होती है, जबकि मेंढक वगैरह के अंदर यानी कि जो एन्यूरन्स हैं उनके अंदर जो टेल होती है वो इनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ पे या लार्वल स्टेजेस पे बनती है, एडल्ट के अंदर ख़त्म हो जाती है। मतलब कि लाइफ साइकिल में किसी न किसी स्टेज पे आती ज़रूर है। तो इनकी टेल सारी ज़िंदगी बरकरार रहती है। इनकी टांगों के 2 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल 4 टांगें होती हैं इनसे ये
चलते हैं। और ये अनस्पेशलाइज्ड होती हैं, यानी कि इनसे कोई स्पेसिफिक किस्म के फंक्शन, जिस तरह मेंढक अपनी पिछली टांगों से छलांगें वगैरह लगाते हैं, तो इनकी टांगें इस तरह की नहीं होती हैं, बस सिंपल सी होती हैं। तो इसकी 350 अपनी अपनी बुक्स पे इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। सैलेमेंडर्स की 350 डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ हैं, यानी कि जो डिस्कवर हो चुकी हैं और उनके साइंटिफिक नेम रख दिए गए हैं, उसको डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ कहा जाता है। तो 350 में से 115 यानी कि 115 स्पीशीज़ तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाई जाती हैं। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, जिसके अंदर जो मेजर कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए है। बाकी भी हैं, छोटी छोटी हैं। तो खुश्की पे पाए जाने वाले जो सैलेमेंडर्स होते हैं, ये गर्मी वगैरह से परे ही रहते हैं। या तो फॉरेस्ट फ्लोर पे रहते हैं जहाँ पे छाँव भी रहती है, मॉइस्चर यानी कि नमी भी होती है, पत्ते वगैरह ज़मीन पे गिरे होते हैं जिसको लीफ लिटर कहते हैं या फ्लोर लिटर कहते हैं। और इसकी जो लार्वल स्टेजेस होती हैं वो पानी के अंदर गुजरती हैं, मतलब लार्वे इसके पानी में रहता है और एडल्ट्स इसके किसी शेडी प्लेस वगैरह के ऊपर पत्तों के नीचे जंगल में छुप के रहते हैं। इसी की ही कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी हैं जो केव्स के अंदर यानी कि गारों के अंदर रहती हैं। तो गार से मुराद ये छोटे वाले केव्स नहीं हैं। अक्सर जगहों पे इतने बड़े बड़े केव्स भी होते हैं कि उनके अंदर उनका अपना पूरा अलग से एक इकोसिस्टम होता है। चूँकि वो कम्प्लीटली सेल्फ सस्टेन्ड होता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के इंटरवेंशन इस पर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता, इसलिए इन्वायरमेंटल कंडीशंस केव्स के अंदर कांस्टेंट रहती हैं। ये चूँकि कोल्ड ब्लडेड होते हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा अप या डाउन नहीं कर सकते, या फिर उसको एक कांस्टेंट पॉइंट पे बस थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस को बर्दाश्त कर सकते हैं। एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत ऊपर चला जाए या बहुत नीचे चला जाए, दोनों सूरतें इनके लिए लीथल होती हैं। केव्स वगैरह का इन्वायरमेंट इनके लिए बहुत आइडियल होता है, वहाँ पे ये बड़े खुश खुश रह लेते हैं। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं हैबिट और हैबिटेट की। तो वो सैलेमेंडर जो फैमिली प्लीथोडोंटाइडी के अंदर आते हैं, ये बाकी सैलेमेंडर्स की निस्बत खुश्की पे रहने के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से मॉडिफाइड होते हैं। एक तो ये अपने अंडे भी खुश्की पे देते हैं, दूसरा इसके अंडों से जो बच्चे निकलते हैं उनकी शक्ल सूरत बिल्कुल एडल्ट्स की तरह की ही होती है, यानी कि इस वाली फैमिली के अंदर वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वाले स्टेजेस नहीं आते। इसकी एक दूसरी फैमिली है जिसको फैमिली सैलेमेंड्राइडी कहा जाता है। इस फैमिली के मेंबर्स को कॉमनली न्यूट्स कहते हैं। तो ये अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर दौरानिया पानी के अंदर गुजारते हैं और अक्सर इनके अंदर जो कॉर्डल फिन्स होते हैं वो भी सारी ज़िंदगी साथ रहते हैं। तो ये तो हो गया कि कहाँ पे रहते हैं। दूसरा सैलेमेंडर की शक्ल सूरत की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है ये चंद सेंटीमीटर से लेके 1.5 मीटर, यानी कि इंसान के 12-14 साल के बच्चे जितनी लंबी हो सकती है। तो इसमें से जो सबसे बड़े साइज़ का सैलेमेंडर होता है उसको जैपनीज़ जायंट सैलेमेंडर कहते हैं, और इसका जो साइंटिफिक नेम है, जो कि आपका एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी है, इसको एंड्रियास जापानिकस कहा जाता है। जापानिकस जापान से, क्योंकि ये वहाँ पे पाया जाता है, इस वजह से इसका नेम भी उसी के अकॉर्डिंग रखा गया। तो दूसरे वाला जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा सैलेमेंडर है, इसको हेलबेंडर कहा जाता है। तो हेलबेंडर का जो साइंटिफिक नेम है, इसको क्रिप्टोब्लैंकस एलिगेनियंसिस कहा जाता है, जिसकी जो टोटल लेंथ है ये 65 सेंटीमीटर यानी कि तकरीबन 2 फीट तक पहुंच जाती है। तो इन दोनों को बेटे कंफ्यूज नहीं करना,
इसमें से जो ओवरऑल दुनिया में सबसे बड़ा सैलेमेंडर होता है वो एंड्रियास जापानिकस है, जो कि जापान में पाया जाता है, जबकि जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा सैलेमेंडर है वो हेलमेंडर है। इसमें स्पेसिफ़िकली नॉर्थ अमेरिका की एग्जांपल इसलिए दी गई कि जो बुक आप पढ़ते हैं मिलर एंड हार्ले वाली, ये बुक अमेरिकन है, इस वजह से उसमें जगह जगह अपनी ही कंट्री की एग्जांपल्स कोट करते हैं। ठीक है, ये एक सैलेमेंडर की पिक्चर है जिसको ब्लू रिज स्प्रिंग सैलेमेंडर कहा जाता है। नीचे इसका साइंटिफिक नेम भी लिखा हुआ है, जिसको जायरिनोफाइलस डैनियल्सी कहा जाता है। अब डैनियल्सी जो इसके नेम के अंदर डैनियल है, ये जीनस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट के नेम पे है। अच्छा, एक मिनट ज़रा इसी पिक्चर पे वापस आते हैं बेटा। इसके अंदर कुछ इसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं इन पे एक दफ़ा नज़र मारें। एक तो इसकी बॉडी पतली और इलोंगेटेड है। दूसरा, इसकी स्किन जो ऊपर से आपको चमकती हुई नज़र आ रही है, वो रीज़न ये है कि इसकी स्किन ऊपर से स्मूथ होती है और हर वक्त म्यूकस से कवर्ड रहती है, जिसकी वजह से ये ऊपर से स्लिपरी भी होते हैं। तो म्यूकस कवर्ड स्किन की वजह से जब ये पानी वगैरह के अंदर जाते हैं तो एक तो इनको स्विमिंग में आसानी होती है क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाती है। दूसरा, मॉइस्ट सरफेस के थ्रू गैस एक्सचेंज भी ये कर सकते हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को भी बड़ी हद तक मेंटेन रख सकते हैं। तो दो इसकी आँखें, चार इसकी टांगें, टेल, बाकी सारा स्ट्रक्चर इसका सिंपल ही है। नेक्स्ट, इसका लाइफ साइकिल एंड फर्टिलाइजेशन। तो सैलेमेंडर्स के केस के अंदर मोस्टली जो सैलेमेंडर्स हैं इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। चंद एक स्पीशीज़ की ऐसी भी एग्जिस्ट करती हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। तो इसमें जो मेल्स होते हैं अपने स्पर्म्स को एक पिरामिड शेप यानी कि ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पर्मेटोफोर कहते हैं, यानी कि किस तरह का सैक या छोटा सा बैग जिसके अंदर स्पर्म्स को पैक कर दिया जाता है। जेली लाइक मटेरियल से बनता है जो कि मेल की बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। तो इसमें स्पर्म्स को पैक करके किसी सबस्ट्रेट वगैरह पे रख दिया जाता है जिसको फीमेल उठा के अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेती है। तो इन स्पर्म्स को स्टोर करने के लिए फ़ीमेल की बॉडी में एक स्पेशल पाउच लाइक ऑर्गन होता है जिसको स्पर्माथीका कहा जाता है। अब यहाँ पे जो स्पर्मेटोफोर और स्पर्माथीका है, ये आपके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनकी डेफिनेशंस आपको आती होनी चाहिए। तो जैसे ही एग्स फीमेल की बॉडी से बाहर से जाते हैं तो रास्ते में ही, मतलब वहीं पे स्पर्म स्टोर है, उनसे वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर जो अंडे देने का फिर पैटर्न है वो अलग-अलग है। तो सैलेमेंडर की कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो सिंगल यानी कि एक एक करके अंडे देती हैं। कुछ क्लम्प्स यानी कि गुच्छों की फॉर्म में देती हैं, या फिर कुछ ऐसे लंबी लंबी स्ट्रिंग्स की फॉर्म में, जिस तरह से बिल्कुल ये मेंढक वगैरह के अंडे आप में से कुछ बच्चों ने पानी में देखे होंगे, बॉयज़ ने तो लाजमी देखे होंगे। तो उस तरह से देते हैं। और जबकि कुछ स्पीशीज़ इसकी खुश्की पे भी अंडे देती हैं, या फिर लीफ लेटर के अंदर, या कोई लकड़ी का पीस वगैरह पड़ा हुआ है उसके अंदर किसी पत्थर वगैरह के साथ जो केव में रहते हैं। यानी कि डिपेंड करता है वो किस हैबिटेट के अंदर रह रहा है, इसलिए वो अपने पास कुछ सूटेबल और सेफ सी जगह देख के वहाँ पे अपने अंडे स्टोर कर देते हैं। अब ये नेक्स्ट पिक्चर है इसकी, ये इसके एग्स हैं जो एक जेलाटिनस यानी कि जेली लाइक मास के अंदर एम्बेडेड हैं और एक सबस्ट्रेट यानी कि टेनिसी के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है इसकी डेवलपमेंट। तो इसके अंडों से जो बच्चे निकलते हैं इनको लार्वा कहा जाता है। शक्ल सूरत में मोस्टली एडल्ट्स की तरह के होते हैं लेकिन साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। अक्सर इनमें सांस लेने के लिए एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं और टेल फिन भी होता है जिससे ये तैरते हैं। और
इनके जो दांत होते हैं एडल्ट के दांतों से थोड़े डिफरेंट होते हैं, यानी कि लार्वे के दांत और तरह के हैं, एडल्ट के और तरह के। डेंटिशन मतलब दांतों का जो पैटर्न, शेप वगैरह है। इसके अलावा एक रूडिमेंट्री टंग होती है, यानी कि टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि काम नहीं करता, नॉन फंक्शनल होता है। दैट्स वाई इसको रूडिमेंट्री कहा जाता है। ये जो एक्सटर्नल गिल्स हैं, इसकी एक डायग्राम मैंने आपकी क्लासिफिकेशन वाली स्लाइड्स में अटैच की थी, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो इसकी जो एक्वेटिक लार्वल स्टेजेस हैं उसके दौरान ये मेटामॉर्फोसिस से गुजरते हैं, यानी कि अपनी शक्ल चेंज करके एडल्ट में चेंज हो जाते हैं, जो कि बाद में खुश्की पे रह सकता है। लेकिन इसका लार्वा मोस्टली ग्रुप्स का पानी में ही रहता है, सिवाय एक फैमिली के जिसके लार्वे खुश्की पे पैदा होते हैं, और वो मोस्टली एडल्ट्स की तरह के होते हैं। उनको डेवलपमेंट के लिए पानी की और एक्सटर्नल गिल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कई सैलिमेंडर्स इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस से गुजरते हैं और पीडोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि पीडोमॉर्फोसिस का जो प्रोसेस आपने पिछले ग्रुप्स के अंदर पढ़ा था, वही प्रोसेस इनके अंदर भी होता है। अब इसकी एग्जांपल है नेक्टूरस। ये सैलिमेंडर की एक जीनस है, और इस जीनस के मेंबर्स इनके अंदर पीडोमॉर्फोसिस का प्रोसेस देखा जा सकता है। मतलब ये कि इनके जो लार्वे होते हैं, लार्वे के अंदर ही सेक्सुअल डेवलपमेंट आ जाती है, और वही सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि एडल्ट में चेंज होने से पहले उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। तो बाय डेफिनेशन पीडोमॉर्फोसिस इसी को ही कहा जाता है कि अपीयरेंस ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स इन लार्वल फॉर्म इज कॉल्ड पीडोमॉर्फोसिस। तो यानी कि इसके डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर वेरिएशन पाई जाती है। उसको समराइज़ करते हैं कि कुछ जो कि अंडों से निकलते ही बड़ी डेवलप हालत के अंदर हैं, बिल्कुल एडल्ट्स की तरह के होते हैं, बस साइज़ में छोटे होते हैं। दूसरे जो एडल्ट से साइज़ में छोटे भी होते हैं, लेस डेवलप्ड होते हैं, इसलिए उनके अंदर एक्सटर्नल गिल्स और चप्पू और टेल वगैरह इस तरह के पाए जाते हैं, जिससे वो पानी में अपना गुजारा कर सकें और पानी में मौजूद छोटी मोटी चीज़ें खा के आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं, अपनी शक्ल सूरत चेंज कर लेते हैं, एडल्ट्स में बदल जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर फिर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, और एडल्ट में चेंज होने से पहले ही उनके अंदर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन होते हैं वो आ जाते हैं। अब ये इसकी जो पिक्चर है, ये इसके लार्वे की पिक्चर है, जिसमें इसके ऊपर जो सर पे दो ब्लैक ब्लैक लेफ़्ट राइट डॉट्स लगे हैं, ये इसकी आँखें हैं, और आँखों से थोड़ा पीछे जो लेफ़्ट राइट बाहर को पोर्शन निकले हुए हैं, ये इसके एक्सटर्नल गिल्स हैं, जिससे ये सांस लेता है, यानी कि पानी में तैर रहा है। इसके ऊपर से पिक्चर बनाई गई है। और ये एक एडल्ट की पिक्चर है, जिसमें लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद इस शेप में चेंज हो जाएगा। तो ये एक दूसरी स्पीशीज़ है, इस वजह से इसका जो कलर है ब्लैक है, इस पर येलो कलर के डॉट्स हैं, रेड ब्लू ऑरेंज डिफरेंट कलर्स के होते हैं ये। तो ये बेटे आपकी फ़र्स्ट ऑर्डर था, ऑर्डर कॉर्डेटा, ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसका जो अगला ऑर्डर है वो डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो वो बच्चा मेरे से पूछ सकता है। और दूसरा, वो बच्चे जिन्होंने अभी तक अपनी असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन सबमिट नहीं करवाई, वो काइंडली सबमिट करवाएं, क्योंकि बेटा 1 महीने से ऊपर हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।